बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 10 है और आज आपका टॉपिक है रेस्पायरेशन। ठीक है बच्चों, ये रेस्पिरेशन का अमल है, ये फोटोसिंथेसिस का अपोजिट रिएक्शन होता है, अपोजिट प्रोसेस है। ये कैटाबोलिक रिएक्शन है, इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है और फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक है, उसमें ग्लूकोज को बनाया जाता है। जिन रिएक्शन में मॉलिक्यूल को तोड़ा जाए उनको कैटाबोलिज्म कहते हैं या कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं, और जिनमें मॉलिक्यूल्स को बनाया जाए उनको एनाबोलिक रिएक्शन या एनाबोलिज्म कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रेस्पायरेशन। व्हेन वी बर्न ए फ्यूल, जब हम एक ईंधन को, लकड़ी को, गैस को, कोयला को जलाते हैं, इट यूटिलाइजेज ऑक्सीजन, तो क्या इस्तेमाल होती है? ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। और फिर क्या चीज़ें बनती हैं? यील्ड एनर्जी, तो एनर्जी पैदा होती है। जब हम ईंधन को जलाते हैं तो ईंधन क्या इस्तेमाल करता है? ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। और क्या खारिज होती है? एनर्जी खारिज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट, लाइट एंड हीट। तो याद रखिएगा, जब हम ईंधन को जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है और फिर एनर्जी खारिज होती है। किस शक्ल में एनर्जी तब खारिज होती है बेटा? लाइट की शक्ल में। एक तो लाइट नज़र आती है हमें और एक हरारत। ठीक है, हरारत यानी कि हीट की शक्ल में वो एनर्जी। लाइट भी एनर्जी की किस्म है, हीट भी एनर्जी की किस्म है। तो लाइट और हीट की शक्ल में एनर्जी खारिज हो जाती है। In this burning process, O2 is used to break the CH bond present in the fuel molecule. इस बर्निंग के अमल के दौरान जो ऑक्सीजन होती है वो फ्यूल में मौजूद CH बॉन्ड को तोड़ती है। ठीक है, जो फ्यूल होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो जो ऑक्सीजन होती है इस जलने के अमल के दौरान फ्यूल में मौजूद, फ्यूल के मॉलिक्यूल में मौजूद, ईंधन के मॉलिक्यूल में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ती है। और जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है बच्चों, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। क्या स्टोर होती है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। तो जैसे ही ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगी तो एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। आगे चलते हैं। इन द सेम वे, इसी तरह ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजेस ऑक्सीजन, इसी तरह जानदार भी। कौन? पहले ईंधन इस्तेमाल करता है ऑक्सीजन को, अब जानदार चीजें ऑर्गेनिज्म भी किसको इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विच आर प्रेजेंट इन द फूड दैट इज प्रेजेंट इन द सेल। तो आपने क्या कहा? इसी तरह जानदार भी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। क्यों? खुराक को तोड़ने के लिए। तो जो खुराक होती है सेल्स के अंदर, जो खुराक होती है, खुराक के अंदर भी कौन से बॉन्ड होते हैं? CH बॉन्ड होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं। दोबारा सुन लें कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है ये एनर्जी का जरिया होता है। जब भी ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या निकलेगी बच्चों? एनर्जी निकलेगी। तो इसी तरह जानदार अपने सेल्स में मौजूद खुराक में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। जब खुराक में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, दिस ब्रेक डाउन यील्ड एनर्जी, तो उससे एनर्जी बनती है विच इज ट्रांसफॉर्म इनटू ATP, और उस एनर्जी को ATP में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। ओके, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। इस अमल के दौरान कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के जरिए तोड़ा जाता है। एंड सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस, और इस अमल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। अब डेफिनेशन क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन की? द सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, कि ऐसा अमल जिसके अंदर, सेल के अंदर एनर्जी बनती है, ऐसे अमल को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके बच्चों, मैं आपको डायग्राम से, स्केच से समझा देता हूँ। ये फ्यूल है और फ्यूल के अंदर कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, CH बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड। तो ये जो जलने का अमल होता है, बर्निंग प्रोसेस जो होता है, उसमें ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल होती है और वो ऑक्सीजन फ्यूल में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देती है। ठीक है,
जलने के अमल के दौरान फ्यूल में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ऑक्सीजन तोड़ती है, जिसके नतीजे में उस फ्यूल से एनर्जी निकलती है। किस शक्ल में एनर्जी निकल रही होती है? तब लाइट की शक्ल में रोशनी हमें दिखाई देती है और हमें हरारत भी वहाँ से निकलती हुई महसूस होती है, हरारत भी वहाँ से निकलती है। इसी तरह जो जानदार होते हैं बच्चों, जो जानदार होते हैं और जानदारों के जो सेल्स होते हैं वहाँ खुराक मौजूद होती है। इस तरह जो जानदार चीज़ें हैं उनके जो सेल्स होते हैं उनके अंदर खुराक मौजूद होती है और खुराक के अंदर भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड भी मौजूद होते हैं। ये मैंने खुराक लिखी है और इसका नाम है ग्लूकोज। C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है, C6H12O6। तो इसी तरह जानदारों के अंदर भी, सेल्स के अंदर जो खुराक होती है उसमें भी, उसको भी ऑक्सीजन जो होती है तोड़ती है, ठीक है। तो खुराक में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को भी ऑक्सीजन ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर रिलीज होता है और एनर्जी निकलती है, ठीक है। और एनर्जी की शक्ल में तब्दील हो जाती है बाद में एटीपी की शक्ल में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में तब्दील हो जाती है। तो इस अमल का नाम सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो सेल के अंदर अमल हो रहा है और जिसके दौरान क्या निकल रही है? एनर्जी निकलती है। इस अमल का नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या नाम है बच्चों? सेलुलर रेस्पिरेशन। सो द सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, सेलुलर मतलब सेल के अंदर होने वाला, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस वो अमल जिसमें एनर्जी पैदा होती है, सेल के अंदर होने वाला वो अमल जिसमें एनर्जी यील्ड होती है, एनर्जी की पैदावार होती है, एनर्जी पैदा होती है, इस अमल को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। बच्चों ये जो खुराक होती है इसकी जो ब्रेक डाउन होती है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी हो सकती है और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी हो सकती है, ठीक है। सो रेस्पिरेशन कितनी किस्म की होती है? 2 किस्म की होती है। एक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एक और रेस्पिरेशन भी होती है जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है, उसको क्या कहते हैं बच्चों? एनएरोबिक कहते हैं। वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, गैर मौजूदगी में हो, उसको क्या कहते हैं आप लोग? एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हो। इसमें ऑक्सीजन होती है और इसमें ऑक्सीजन नहीं होती। सो देखते हैं इनको। एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज्ड बाय द सेल टू गेट एनर्जी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सेल एनर्जी हासिल करने के लिए जिस खुराक को, जिस ईंधन को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसका नाम ग्लूकोज है। याद रखना बच्चों, जो जानदार होते हैं वो एनर्जी हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज। सो एनर्जी हम किससे लेते हैं? ग्लूकोज से लेते हैं। सो द मोस्ट कॉमन फ्यूल, इसको फ्यूल कहा गया है, आप यहाँ पे खुराक भी लिख सकते हो, ठीक है। द मोस्ट कॉमन फूड और फ्यूल यूज्ड बाय द सेल टू गेट एनर्जी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ग्लूकोज। के सेल जिस ईंधन को एनर्जी हासिल करने के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? ग्लूकोज है, जिसका फार्मूला C6 है, H12 है, O6 है। कार्बन 6 होती है ग्लूकोज के अंदर, 6 कार्बन। अब आगे ग्लूकोज टूटेगा और आपको एनर्जी देगा, लेकिन ग्लूकोज कितना टूटेगा? थोड़ा टूटेगा, ज़्यादा टूटेगा, उसका दारोमदार होता है ऑक्सीजन के ऊपर कि कितनी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है नहीं है, या ऑक्सीजन कितनी है। सो द वे ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। द वे ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज का मतलब आप समझो ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। द वे ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन, कि ग्लूकोज कितना टूटेगा इसका इन्हिसार किस बात पे होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर होता है, ऑक्सीजन की दस्तयाबी के ऊपर होता है। सो सेलुलर रेस्पिरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। वो सेलुलर रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, वो सेलुलर रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। वाइल द रेस्पिरेशन दैट occur in the absence of oxygen
इज कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें आपने क्या सीखा, पहला तो एमसीक्यू था कि सेल ज़्यादातर एनर्जी हासिल करने के लिए किस ईंधन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोज का। उसके बाद दूसरा जो बात आपने सीखी, आपने कहा ग्लूकोज कितना ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज का मतलब कितना वो टूटेगा, कितनी उसकी ब्रेक डाउन होगी, ग्लूकोज की कितनी ब्रेक डाउन होगी, उसका दारोमदार होता है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पे। याद रखना बच्चों, अगर ऑक्सीजन है तो ग्लूकोज मुकम्मल टूट जाएगा। अगर ऑक्सीजन मौजूद हो तो ग्लूकोज मुकम्मल टूट जाता है और मैक्सिमम एनर्जी निकलती है। जब एक चीज़ ज़्यादा टूटती है तो एनर्जी भी ज़्यादा निकलती है। तो याद रखिएगा कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन का इंसार ऑक्सीडेशन का इंसार ऑक्सीजन की दस्तयाबी के ऊपर है। सो सेलुलर रेस्पिरेशन, बाकी तारीफ आपको मैंने पहले बता चुकी है कि वो सेलुलर रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है उसका नाम एरोबिक है, और वो सेलुलर रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो उसका नाम एनारोबिक रेस्पिरेशन। में याद रखना, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, तो ग्लूकोज इतना नहीं टूटता, तो एनर्जी भी क्या निकलती है, कम निकलती है। इसमें एनर्जी कम निकलती है, इसमें ग्लूकोज मुकम्मल नहीं टूटता क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन होती है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की मुकम्मल ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी ज़्यादा निकलती है एरोबिक ऑक्सीजन की मौजूदगी में, एनारोबिक ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होने वाली रेस्पिरेशन। ओके, अब एरोबिक रेस्पिरेशन देख लेते हैं डिटेल से। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी। आपको बता दिए मैंने कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एक तो ऑक्सीजन मौजूद होती है, दूसरे नंबर पे ग्लूकोज की मुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है, जिसके नतीजे में मैक्सिमम क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। ये पहले भी मैं आपको अभी बताया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की मौजूदगी होती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब ग्लूकोज की मुकम्मल टूट फूट होती है, ब्रेक डाउन होती है। जब एक चीज़ मुकम्मल टूट रही है तो मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी। ओके बच्चों, इन द फर्स्ट फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, अब ग्लूकोज को तोड़ना है। किस तरह टूटेगा, वो अचानक नहीं टूट जाता इस तरह, ग्लूकोज अचानक इस तरह नहीं टूट जाता, बल्कि वो पहले और चीज़ बनाएगा, फिर और चीज़, एंड पे जाके ये चीज़ें बनती हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। इन फर्स्ट फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के पहला मरहला में ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जिसके अंदर 6 कार्बन होती है, अभी आपको बताया ग्लूकोज के अंदर कितनी कार्बन है, 6 कार्बन है, C6H12O6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। ओके, सो एरोबिक रेस्पिरेशन के पहले मरहला में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर 6 कार्बन होती हैं वो टूटता है किस चीज़ के अंदर, इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड, पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में। और इस अमल का नाम ग्लाइकोलाइसिस होता है। कि क्या नाम होता है बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस। मैं स्केच से दिखा देता हूँ आपको। इधर देखें बच्चों, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है C6H12O6, इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ऑक्सीजन हो चाहे ना हो, ग्लूकोज तो हमेशा टूटता है 2 पायरोविक एसिड में। कितने पायरोविक एसिड में, 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है। ठीक है, और पायरोविक एसिड में कितनी कार्बन होती हैं, 3 कार्बन होती हैं। ठीक है, और ग्लूकोज के अंदर कितनी कार्बन होती हैं, 6 कार्बन होती हैं। सो एक ग्लूकोज से पायरोविक एसिड कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। सो इस अमल का नाम ग्लाइकोलाइसिस है। ये सबसे पहले इस तरह होता है। ठीक है बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस। और इस अमल को ऑक्सीजन दे दो तो तभी ये होगा, ऑक्सीजन ना दो तभी अमल होगा। सो सबसे पहला मरहला में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में तब्दील होता है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितनी कार्बन होती हैं, 6, और पायरोविक एसिड के एक मॉलिक्यूल में कितनी कार्बन होती हैं, 3 कार्बन होती हैं। इसलिए एक में 3 है तो कितने बन जाते हैं, 2 बन जाते हैं। एक पायरोविक एसिड में भी 3 कार्बन, दूसरे पायरोविक एसिड में भी 3 कार्बन, तो टोटल कार्बन कितनी रहती हैं, टोटल 6 रहती हैं। लेकिन बनते कितने हैं, ये 2 पायरोविक एसिड बनते हैं, हर एक में कार्बन 3। इस अमल का नाम ग्लाइकोलाइसिस है। अब आगे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जिसके नतीजे में पायरोविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, वाटर में टूट जाता है और एनर्जी की शक्ल में टूट जाता है। और एनर्जी किस में तब्दील हो जाती है, ATP में। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन मौजूद है, लिहाजा इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और मुकम्मल ऑक्सीडेशन हुई है, ग्लूकोज CH बॉन्ड सारे टूट गए, यहाँ पे कहीं पे भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अब नहीं है।
सो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज की मुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है और मैक्सिमम एनर्जी निकलती है। पहले मरहला में एरोबिक रेस्पिरेशन के पहला मरहला में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर 6 कार्बन होती हैं वो पेरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाता है और पेरोविक एसिड के मॉलिक्यूल में कितनी कार्बन होती हैं? 3 कार्बन। अगला मरहला, इन सेकंड फेज मॉलिक्यूल ऑफ पेरोविक एसिड आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज का मतलब मुकम्मल टूट जाता है। क्या मतलब? सारे CH बॉन्ड टूट जाते हैं। ऑल CH bonds are broken to release carbon dioxide, to release water and to release energy। ठीक, सो देखें अगले मरहला में पेरोविक एसिड का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है और किस किस में टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, वाटर में टूट जाता है, एनर्जी में टूट जाता है और एनर्जी किस में तब्दील हो जाती है? ATP में। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या कहा कि पेरोविक एसिड का जो मॉलिक्यूल है अगले मरहला में मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि उसके अंदर सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और मैक्सिमम एनर्जी निकलती है। द ओवरऑल रिएक्शन इज एज फॉलोज। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसकी ओवरऑल इक्वेशन ये बनेगी जो मैंने आपको पहले भी बता दी है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 बैलेंस किया गया, इक्वेशन को बैलेंस किया गया है तो O2 लगाना है और इधर 6 लगा देना। 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितने रिलीज होती है? 6। 6H2O प्लस एनर्जी जो बाद में किस में तब्दील हो जाती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एनर्जी की करेंसी है। सो ये इक्वेशन है बच्चों रेस्पिरेशन की। और कौन सी रेस्पिरेशन की? वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही है, ऐसी रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और मैक्सिमम एनर्जी निकलती है। साथ क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक, दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। Information: in cellular respiration, food is oxidized to CO2 while O2 is reduced into water। ये MCQs है। ठीक है बच्चों, सेलुलर रेस्पिरेशन में जो खुराक होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में जो खुराक होती है और खुराक ज़्यादातर कौन सी इस्तेमाल होती है? ग्लूकोज। याद रखिएगा खुराक ऑक्सीडाइज हो जाती है। खुराक क्या हो जाती है? ऑक्सीडाइज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में। MCQs आएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में खुराक की क्या होती है? आप कहेंगे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के बाद क्या बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना यहाँ पे CO2 है। अब ऑक्सीडेशन क्या होती है कि किसी चीज़ से हाइड्रोजन का निकलना, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं है तो खुराक की हाइड्रोजन निकली और खुराक ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। जबकि जो ऑक्सीजन है बच्चों ये किस में तब्दील हो जाती है? वाटर में। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं थी, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन नहीं है, वाटर में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन अब वाटर में हाइड्रोजन आ चुकी है। ऑक्सीजन के साथ क्या आ चुकी है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन किसी चीज़ में ऐड होती है तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? रिडक्शन। तो ये MCQs याद रखिएगा। आपने पहले डेफिनेशंस की हैं कि हाइड्रोजन के निकलने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। सो यहाँ पे खुराक की हाइड्रोजन निकल गई और खुराक की क्या हुई? ऑक्सीडेशन हुई कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और ऑक्सीजन के अंदर हाइड्रोजन शामिल हो चुकी है। ठीक है, तो लिहाजा ऑक्सीजन की रिडक्शन होती है वाटर में। सो ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड इनटू वाटर व्हाइल द फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये बच्चों आज आपका टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।